नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि 1 से लेके 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। अभाज्य युग्म क्या होते हैं पहले तो आप ये जान लीजिए। अभाज्य युग्म का मतलब होता है जैसे ये 3 और 5, 7 और 11, 13 और 19, 23 और 29, ये सारे अभाज्य युग्म हैं। तो इनकी संख्या बतानी है, तो ऐसे आप काउंट कर लेना। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि 8 ऐसी अभाज्य संख्याओं के युग्म है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि 2 1 8 8 6 2 की पावर 8 3 की पावर b और 7 की पावर c, है ना। यहाँ से भी सी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। वो कब पता होंगी? जब हमें इसके फैक्टर पता होंगे। तो आप फैक्टर करके देख सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ 2 1 1 6 8 करके जैसे एलसीएम लेते हैं, ऐसे आप पहले 2 से काटे, फिर 3 से काटे, फिर 7 से काटे। ये भी आपको उसमें पता लग गया कि ये 2 और 3 7 का फैक्टर है। तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। 2 की पावर 4, 2 के 4 जोड़े होंगे, और जी 3 की पावर 3 और 7 की पावर 2। ठीक है, ये फैक्टर बनेंगे। ओके, अब यहाँ पे मान रख दो। जैसे ए का मान कितना हो गया? 4 4 चौक 16, फिर 5 से 3 की बी का मान कितना है? 3, तो 5 3 15, और सी का मान कितना है? 2। ठीक है, ये मान हमें रखने हैं। सी का मान कितना है हमारा? वो 2 आया है। बी की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। तो 3 की पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना है? ये 5 3 15 हो गया, सही है। और ये हो गया प्लस का निशान। ओके, तो 16 और 2 18, 18 से 15 गए 13 ना, 18 से 15 गए 3। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? माना एक x एक संख्या है जिसे 8 12 20 28 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। मतलब इसका पहले तो आप एलसीएम ले लो सबका, है ना। इसका एलसीएम क्या आएगा? वो एलसीएम निकालना है। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 840। ठीक है, एलसीएम लेके देख लेना क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लेते हैं? बस ऐसे ही, पहले 2 से काटो, फिर 7 से काटो, फिर 5 से काटो, ऐसे जैसे जैसे कटता जाएगा ये 1 तक लेके आना है। ठीक है, तो 840 इसका एलसीएम आ गया। अब ये कह रहा कि ये 840 क्या है? ये तो पूरा पूरा करने वाला है ना। लेकिन हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसे प्रत्येक दशा में 5 ऐसे, यानी कि 5 फालतू है ना। 5 फालतू है ना, तो इसमें 5 ऐड कर दो। तो कितना हो गया? 845। अब देखो, उन्होंने संख्या नहीं पूछी, घुमावदार क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा कि उस संख्या के अंकों का योग बताओ। तो अंकों का योग कितना हो गया? 8 4 12, 12 5 17। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि 50 61 और 92 117 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाती इसी प्रकार क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो। यानी कि जो इनका क्रम है वही समानुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो वो कौन सी संख्या है। आप ऑप्शन चेक करके देना। ये ऑप्शन से क्वेश्चन होते हैं, तो ऑप्शन से चेक करके लेना। 14 तो सही नहीं बैठने का, इसका ऑप्शन 17 है। अब 17 कैसे अप्लाई करना है मैं बताती हूँ, है ना। देखो, प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए, है ना। तो मैं अब क्या है, 50 में से 17 गए 33, है कि नहीं। ओके, फिर क्या बचा? 17। 61 में से 17 गए, फिर बच के 44। ठीक है, फिर 92 में से 17 गए, कितने बच गए? 75। और फिर 117 में से 17 गए 100, है ना। अब देखो वही रेशो बैठ रहा है क्या? इसमें कितना था? इसमें 11 का अंतर था। इसमें कितना था? 25 का अंतर था। इसमें कितना था? 25 का अंतर। अब देख लो, 75 100 में 25 का अंतर हो गया, ये तो सही है। 33 और 11 में कितना अंतर है? 11 का। 33 और 44 में तो सेम ऑप्शन आ गया ना, करेक्ट बैठ गया। तो ऑप्शन नंबर 17 इसका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1710 को ABC में इस प्रकार विभाजित करना है कि a का 4 गुना। देखो 1710 है ये अमाउंट, है ना। इसको a का 4 गुना यानी कि 4a, ठीक है, बराबर है किसके? b के 6 गुने के, 6b। किसके गुने के बराबर है? 9c के।
ना। एक समानुपात का अनुपात समानुपात का एक नियम है कि अगर आपको 3 क्वांटिटी दी गई है तो बीच वाला तो आपको कॉमन मिलेगा, बाकी के तीनों के आपस में वैल्यू चेंज हो जाएंगी, है ना। तो वही रहेगा सेम, क्या, ए बराबर 4, बी बराबर 9 और बी बराबर 6 और सी बराबर 9, यानी कि ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, बी की 6 और सी की 4, ये वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है। अब इसने पूछा कि ए और सी में कितना अंतर है ना। अब 1710 को डिवाइड करके देखो, 9 6 15 और 4 19, 19 से देखो, 19 से डिवाइड करा हमने 1710 को तो कितना आ गया, इनका टोटल अपना टोटल को डिवाइड करेंगे ना, तो 19 नम्मा 171, 19 नम्मा 171 यानी कि 90 आ गया है ना। अब 90 से सब में गुणा करो, 90 किस में गुणा करेंगे, 9 नम की 80, 900 810 आ गया, 90 की 6 में गुना करेंगे तो 9 6 54, 540 आ गया, ये बी की वैल्यू होगी। और 90 की 4 में गुना करेंगे तो 360, 360। ठीक है, ये आ गया। अब इन ए और सी में अंतर पूछा है तो 810 में से 360 घटा दो तो जो अंतर आएगा वो इसका ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर 450 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ए और बी टोकरियों में फलों की संख्या में 7 और 9 का अनुपात 7 और 9 का अनुपात है ना। यदि एक टोकरी में से 6 फल, टेक्निकली अपने दिमाग को फटाफट सोचनी पड़ती है। अब क्या सोचना है हमें इसमें, अब ये भी जो ऑप्शन से करेंगे हम, क्योंकि वैसे बहुत लेंथी हो जाएगा। एक्स मानो, फिर उसमें से अनुपात में लेके आओ, फिर उसमें ऐड करो, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लो, वो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 और 9 कितना हो गया, 16, है ना। भाई इनकी टोकरी का अनुपात इसने पूछा कि ए बी में कुल कितने हैं ना, ये तो पूछा उसने ए बी में कुल कितने हैं। तो ए बी में तो पहले तो हमें ए बी में कितने का अनुपात है उसका नापेंगे ना, तो 7 और 9 कितने होंगे, 16। अब 16 का फैक्टर देखो कोई है नहीं है, 16 का फैक्टर केवल एक है, 32। तो 16 से 32 को काटा कितना आ गया, 2। तो यानी कि ए में कितने हैं, 7 दूनी 14, एक में तो हो गए 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। अब इसमें से निकाल ले 6, इसमें जोड़े 6 तो कितना हो गया, 14 में से 6 गई 8, ये हो गए 24। आगे 1 और 3 का अनुपात, 1 और 3 अनुपात को चाहिए था, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। हो गया ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या कह रहा है, इसने कहा कि ए बी सी, है ना, ए बी सी ए डी बी एक उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार का मतलब है कि ए बी का दोनों कॉमन आधार है। तो ये ए बी सी हो गया, ए डी बी का भी आधार है, इसी तरह ए डी बी हो गया, है ना, ए डी बी। इसने कहा दोनों त्रिभुज हैं, ए बी की ओर स्थित है, डी ए बी पर लंब है। ये जो डी ए है, अच्छा ये डी ए है, ये ए बी पर लंब है। तो अब पता ये कैसे बनेगा, अब बनेगा ये ए बी हो गया और ये हो गया डी ए, तो ये तो हो गया डी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये डी ए पर लंब हो गया। अब इसी तरह यहाँ सी बनेगा, सी तो बचा, अब ये बना सी, ये हो गया सी। और सी बी जो है ए बी पर लंब हो गया। ए सी यानी कि ए सी जो है और बी डी ये दोनों बराबर है, ए सी और बी डी बराबर है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है, तो निम्न से कौन सा सत्य है भाई, एक आधार है दोनों का, उभयनिष्ठ भुजा है, तो क्या होगा, ए बी सी बी ए डी पर समांतर है, सर्वांग सम बोल, ये सर्वांग सम की है। बी ए डी किसके सर्वांग सम है, जहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा ए बी सी के, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि चार त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, है ना। चार त्रिभुज का मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से हमें कौन सा समकोण त्रिभुज बनाएगा। समकोण त्रिभुज की कुछ जो है वो संख्या दी गई हैं, आप उनको याद भी रख सकते हैं। तो उनमें से केवल एक यही संख्या जो त्रिभुज बनाती है समकोण त्रिभुज, 11 60 और 61। ठीक है, इनको याद करने का भी ऑप्शन है।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, किसी सभा चतुर्भुज के कोण 3, 5, 7, 9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का सबसे बड़े कोण का अंतर बताना। अब देखो ये कोण है, इन कोणों का सबका जो सम होता है वो कितना होता है, 5 और 3 8 और 7 15 और 9 24। तो 24x है ना, 24x बराबर कितना होता है, 360 ही तो होता है चारों कोणों का योग। तो 24 होगा 360, 12 से काटो, 12 दूनी 24 और ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 0 15 है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब इसने कहा सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का, सबसे छोटा कोण कितना हो गया, 15 से गुणा करो 45, और सबसे बड़ा कितना हो गया, 15 नम्मा 135, 145, 145 में 45 कटो कितने बचे, 90। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई सभी भुजाओं की लंबाई में पूर्णांक, तो इस प्रकार विभिन्न त्रिभुज संभव है। देखो ये त्रिभुज है हमारा, है ना, ए बी सी, तो इसका परिमाप है यानी कि तीनों भुजाओं का योग। मान लो कैसे कैसे पॉसिबल है भाई, तीनों की भुजा 4 4 रही होगी तो तब 12 आएगा। अब मान लो 12 आएगा, मान लो फिर 3 4 5 रही हो तब 12 आएगा, 5 और 4 9 3 12। ठीक है, और क्या आएगा, 6 4 2 रही हो जब 12 आएगा, 40। तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं, ये 3 त्रिभुज बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, यानी कि 3 त्रिभुज बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो सिंपल क्वेश्चन है। 41 क्या कह रहा है कि एक घनाकार गोदाम की लंबाई चौड़ाई ये है, इसके अंदर कितने घनाभार डिब्बे रख सकते हैं। भाई ये एक कमरा है ना घनाकार, इसके अंदर हमें इसी आकार के डिब्बे रख सकते हैं। तो भाई डिब इसे जितने इसका जो क्षेत्रफल है, जितना इसका आयतन है, इसके आयतन में से डिब्बों का आयतन डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा, यानी कि इसके आयतन को डिब्बे से डिवाइड कर दो, वो ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, आप कर लेना, ये लंबा पड़ जाता है, कैलकुलेशन ही करनी है ओनली। तो 41 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, 4800। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, किसी लंबवत बेलन के आधार की परिधि जो है आधार की परिधि क्या होती है, पाई आर। पाई आर कितना दे रखा, 528 है ना। इसकी ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर। देखो यहाँ सेंटीमीटर यहाँ मीटर, ये तो आप मीटर में बनाओ, से मीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 5.28 है ना। तो आर निकालो, यहाँ से आर कितना हो गया 5.28 बटे गुणा 7/22 है ना। ये तो हो गया हमारा आर, और बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 गुना, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लो 5.28 और गुना 7/22, 7/22 से तो पूरा कट जाएगा, 5.28 बचेगा, और इसकी एच की गुणा कर देना। सिंपल क्वेश्चन है। तो 42 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, 4.4352। क्वेश्चन नंबर 43, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, इसके विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई है, तो इतने विकर्ण की लंबाई बताओ। देखो किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये चतुर्भुज है हमारा, इसका क्षेत्रफल कितना है 227.2 है ना, और इसके विकर्ण पर उसके सम्मुख, इसके विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से, यानी कि यहाँ पे जो है डाले गए लंब की लंबाई, ये लंब की लंबाई एक तो ये दे रखी, एक ये दे रखी है ना। अगर 7.2 है तो ये पूरी कितनी हो गई, दुगनी होती है ना, तो ये होगी 14.4, एक विकर्ण हो गया। और दूसरा क्या है 8 है, 8.5 8 8 16, 16 और 8 8 16 कितना हो गया 17.6, ये हो गया 17.6 दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो इनकी विकर्ण की लंबाई पूछी, कर दो। तो ऑप्शन नंबर 43 का क्या होगा 2 है ना। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आगे चलो,
क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि 5x और ये यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको और फिर इसमें रख देनी है। तो ये x² माइनस 2x प्लस 1 है ना, ये किसका फॉर्मूला है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो x सीधे x की वैल्यू यहाँ रखनी है, हमें स्क्वायर करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 वही 42 एक्स इक्वल टू क्या आएगा 28 और एक्स इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4/6 और यहाँ कितना हो जाएगा ये 2/3। अब ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, ये x की वैल्यू वो जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर मैंने फॉर्मूला बनाया था, ये वैल्यू उसमें पुट करनी है। तो ठीक है, यहाँ से आपका ऑप्शन आंसर सही मिल जाएगा। यहाँ ये गलती से लग गया, यहाँ ए बी की वैल्यू रख के सोल्व कर देना तो उसका ऑप्शन जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 154 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें जो है कॉमन पद लेना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या पद दिख रहा है, यहाँ पे x माइनस वाई है, सब में x प्लस वाई भी है ना। तो कॉमन लेके जो है किसके बराबर है वो देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, आप जैसे आपको अपने तरीके से बहुत जल्दी मेजर करना आता है वो कर लेना। 46 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47। देखो 47 का मैं 100 तरीका बता रही हूँ आपको। इसमें तो मीडियन और इसका मोड और एक की रेंज, उन तीनों का भी माध्य निकालना है। तो सबसे पहले तो उसको जो है जीरो से लेके, जीरो भी ऐड करना, जीरो से लेके इसको क्रमागत क्रम में लगना है। जैसे 0 हो गया, फिर कौन सा बड़ा है 8 है, कहीं पे 8 भी है, 9 भी है, ऐसे ऐसे करके लगा लेना इसको। ठीक है, तो इसमें इसका जो बहुलक होगा वो तो होगा 25, इसका मीडियन निकाल लेना। ठीक है, और इसकी रेंज निकालनी है, रेंज वही सबसे 48 क्वेश्चन कह रहा है कि एक गणितीय प्रमेय है, यानी कि एक मैथमेटिकल थ्योरम किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। एक कथन जिसे अभिग्रहों की तर्कसंगत युक्ति द्वारा सिद्ध किया गया है, यानी कि स्टेटमेंट है इट हैज़ प्रूवन बाय लॉजिकल आर्गुमेंट बेस्ड ऑन एग्जाम्स। सही बात है, जो थ्योरम के ऊपर बेस्ड हो वही जो एग्जाम्स होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49। वस्तुएं जो एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिगृहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया था, किसने दिया था कि जो एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर भी होंगी। तो ये किसने दिया था, ये तो स्टेटमेंट है 49 का, यूक्लिड ने दिया था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है कि गणित में अंत्य विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित से किस आकलन योजना के उपयोग में रूप में उपयोग किया जा सकता है। प्रोजेक्ट विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, वर्णन अभिलेख या ओलंपियाड। आपको पता भी है कि जब स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्या होता है, एक मैथमेटिकल को प्रूव करने के लिए हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, है ना। तो प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, जैसे आप फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, उससे भी हमारा क्या होता है, सीखने को मिलता है। तो ये ए और बी दोनों के दोनों हो जाएंगे। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है किस विधि से सिद्ध किया जा सकता है कि दो संपूर्णांकों का योग सदैव बराबर होता है। तो आपको पता है कि जब आप दो अलग अलग संख्या जोड़ के दिखा दो बच्चों को, भाई 2 और 2 4 होता है, 4 4 8 होता है, तो हमेशा क्या होता है, समित संख्या होता है कि आप प्रत्यक्ष में दिखा रहे हैं। तो 51 का जो है ऑप्शन नंबर 2 प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष उत्पत्ति है ये। क्वेश्चन 52। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। मार्गदर्शन करने को, यानी कि विजुअलाइजेशन देखने को, ट्रांसप्रेशन पक्षांतरण ये भी सही है, कंठस्थ करना, ये सामान्यीकरण अनुमान लगाना,
तो 52 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ए बी डी ई, यानी मान दर्शन भी ठीक है, पक्षांतरण भी ठीक है, और सी कंटेस्ट करना, और डी सामान्यीकरण जनरलाइजेशन। ये देखो, यहाँ कंटेस्ट करने का मतलब होता है मेमोराइजेशन, यानी अपनी स्मृति में जो है फिक्स कर लेना। ओके, कंटेस्ट करने का मतलब रटना नहीं है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 73। इसने कहा है कि कार्य से विद्यार्थी में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होती है। तो हम एक नेगेटिव एक तरफ एक लंबवत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये है और ऊंचाई ये है। तो क्या है? सिंपल है। इसमें लंबवत बेलन की ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है और आयतन भी दे रखी है। ठीक है, इसमें लंबवत बेलन से उसमें गलती कहाँ गलती हुई ये देखेगा। तो सिंपल जहाँ न्यूनतम है संभावना, विचारों की संभावना कम है, तो वहाँ यही तो है। सिंपल आर दे रखा और ऊंचाई दे रखी है, तो ये क्या ऑप्शन नंबर डी इसीलिए हुआ करेक्ट। पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य किसके संरेख है? किसके संरेख है? देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है, और आगे चलते हैं। पाठ्यपुस्तक में समित प्रश्न केवल सामान्य, कठिन वाले गलत, विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न सामाजिक समूह में गुणोत्तर के ये देखो, समूह वाले गणितज्ञों के विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए एक निम्न से क्या प्रभावी है? समूह और कार्य में समस्या और सुझाव को हतोत्साहित कर महत्व दिया जाना कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को पसंद देखो, जहाँ पे बच्चों को विभिन्न एक्टिविटी करने का, विभिन्न तरह से सोचने का मौका मिले, वो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है? विभिन्न तरीकों से सोचना है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। कुछ भी नहीं सोचना, बच्चों को बस एक्टिव रखना और उन्हें जो है उनकी जो थिंकिंग है डाइवर्जेट करनी। ठीक है, बस ऑप्शन अपने आप मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? प्रारंभ में एक घन के आयतन के सूत्र को लिखना। अब लिखनी है मेजरमेंट। कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज मेजरमेंट किसको? डिजायरेबल प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कभी कभी समझ में आए तो हम इंग्लिश की तरफ भी मूव कर सकते हैं। प्रारंभ से सटीक फलन को गलत, जब पहले से जान जाए क्या करेंगे? विद्यार्थियों को प्रारंभ में 2 मीमा वाली आकृति का आयतन की जानी गई। यहाँ कह रहा कि मानव के शिक्षण और अधिगम संदर्भ जो वांछनीय है, डिजायरेबल है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों को बिना आकृतियों के आयतन प्रयोग करते देखो, हो गया वही सेम। विभिन्न तरीकों से सोचना, विभिन्न आकृतियों हेतु आयतन के परिकल्पना हेतु प्रयास करने के लिए, कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, मिल गया ऑप्शन पढ़ते सार। क्वेश्चन नंबर 57 के कह रहा है प्याजे के अनुसार अधिक स्थान की समझ के लिए इनमें से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है, ये ध्यान रखना। तो क्या सही नहीं है? ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है, थोड़ा ही है। ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है, न कि तर्क संगत रूप में। ठीक है, जो ज्यामितीय बोध की प्रगति होती है ऐतिहासिक क्रम होती है, न कि तर्क संगत। ठीक है, वो तो फिक्स है। जो एक किसी ने वही क्या है एक किसी ने फॉर्मूला या थ्योरम बेस्ड बना दी तो वो फिक्स है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 57 का। आगे चलते हैं, तो इसे सोल्व करते हैं। भारतीय 36, ये 36 हो गया। ठीक है, और ये हो गया प्लस का माइनस के 5 और प्लस के 3, इसे सोल्व कर लिया। ठीक है, और ये प्लस के 6 हो गया और ये माइनस के 8 हो गया है ना। प्लस का 8 हो जाएगा बराबर माइनस के 4 प्लस के x। तो इसे पूरा सोल्व करके x आएगा 46। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 59, यदि 8 अंकों वाली संख्या को इस या 36 से डिवाइड करा जाए तो देखो 11 से डिवाइड करने का जो एक रूल होता है ये है 30। मैं आपको बताती हूँ, ये है 30 x 0 8 6 7 y है ना। एक तो ये 11 से डिवाइड होगी और एक ये 8 से डिवाइड होगी। अब सबसे पहले हमें यहाँ y का अंक होना चाहिए।
अब 11 से कब डिवाइड होगी, जब उसके विषम अंकों में से सम अंकों का योग माइनस करें तो या तो 11 या 0 आए। ठीक है, तो यहाँ पे एक समांक आना चाहिए 8। 8 से डिवाइड होने का मतलब है कि बाद के अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए 6। तो मैंने 4 रख के देखा, तो 4 रख के देखा 6 7 4 हो गया। 8 से करो, 8 8 64 और 3 बचा, तो ये 4 नहीं कटता है ना। तो इसी तरह रख के देख लेना आप जो भी, लेकिन 8 से, क्योंकि यहाँ पे जो है x और y प्लस पूछा है ना, y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू रख के देख लो, 2 रख लो, 4 रख लो, ऐसे करके देख लेना। 8 से तो वो नंबर डिवाइड होंगे जिसके लास्ट के 3 नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होते हैं। 11 से भी होंगे, जैसे यहाँ पे 6 और y प्लस, और यहाँ पे x और प्लस यहाँ 3, इनका होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है 5। क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, 36 18 दूनी 20, 20/3, और इसे डिवाइड करेंगे या उल्टा कर लो, 4 2 दूनी 4 और 1 5/2 यानी कि 2/5। ठीक है, माइनस के 3 चौक 12 3 15/4। ठीक है, माइनस के 5 10 से 11/2, 4 चौक 16 1 17/4। ऐसे सोल्व कर लेना। ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, ये हो जाएगा प्लस के 3 एकम 3 और 5/3, और ये हो जाएगा 7/16। ठीक है, ये हो गया। आप सोल्व करके देख लेना इसका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर माइनस क्या बचेगा, 11 से 1/2 आएगा। ठीक है, बस यही आंसर था। आज का हमारा मैथ का सेक्शन कंप्लीट हुआ। कहीं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।